हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की हिंदी की बुक से पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। झांसी की रानी। ये एक कविता है जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पैराग्राफ में, इस प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। चिंगारी मतलब एकदम जोश सा जगा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। तो इस जो पूरी पोयम है, इसकी जो लेखिका हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वो प्रथम पद में ये सब बताती हैं। उसके बाद में आगे कविता में लिखा है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। तो जो नाना साहब थे, जो बच्चा होता है ना, मतलब शुरू से ही बचपन में ही जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है वो उसकी छवि दिखाई देने लग जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर जो नाना साहब थे, उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपनी बहन बना लिया था। मुंह बोली बहन, यानी रियल नहीं, बस मुंह से बोलकर बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थीं। उन्हें गुड्डे घुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। यानी वो गुड्डे गुड़ियाँ जो होती हैं उनसे नहीं खेला करती थीं। तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी ये सब चलाना उन्हें पसंद था। उसके बाद में लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में, इस पैराग्राफ में कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ने, इन सब खेलों में माहिर थीं। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थीं। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थीं। तो इसमें लक्ष्मीबाई के बारे में बताया, एक तो वो वीर भी थीं, साथ साथ धार्मिक भी थीं। ठीक है, आगे है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ चाही झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली से वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पैराग्राफ में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। तो अब लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? गंगाधर राव से।
और गंगाधर राव झांसी के राजा थे। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी शादी हो गई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। विधि को भी नहीं दया आई, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पैराग्राफ में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके जो पति थे गंगाधर राव की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी तो रानी काफ़ी दुखी हो गई। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो अब उनके पति मर गए तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीबाई ही बची थी, एकदम अकेली रह गई थी वो। बुझा दीप झांसी का तब डहलोजी, मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डहलोजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। तो अब राजा जी की तो मृत्यु हो गई थी, वो तो मर गए थे। तो अब जो ब्रिटिश था, अंग्रेज लोग थे, उनका जो अधिकारी था डहलोजी, उसको झांसी को हड़पने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। तो अब ब्रिटिश सरकार आ चुकी थी झांसी में। अनुनय विनय नहीं सुनती हैं, विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डहलोजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा, महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थीं, यानी वो अन्य राजा रानियों की तरह नहीं थीं कि अपना झांसी दे दे ब्रिटिश को, और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। उसके बाद क्या होता है, छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा या बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ या वृज्य निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पैराग्राफ में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। और कौन कौन से राज्य हैं वो? दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। ठीक है। रानी रोइन रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थी अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन है कि कैसे भी वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। तो अब ये जो अंग्रेज थे उन्होंने सबकी हत्या कर दी, राजाओं वगैरह की, और राज्य भी हड़प लिया, और साथ ही साथ जो राजा की तो हत्या कर दी, उनकी जो रानी बेगम थी उनकी भी इज्जत से खिलवाड़ किया, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे। और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। अब ब्रिटिश कहाँ जाने वाले थे? झांसी जाने वाले थे। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंद पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छबीली ने रणचड्डी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए वृद्धियों की चिंगारी धधक रही थी। यानी सबको गुस्सा आ रही थी अंग्रेजों पर, सभी उनसे लड़ना चाहते थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरंत मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ झपटे लाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुगल रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, हर किसी को विद्रोह लेना था, बदला लेना था। दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 57 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके बाद इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत, तांतियां, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जैसे नाना धुंधुपंत, तांतियां, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में मदद की थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए, तो लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेज ही थे, और ये जब युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया
तथा रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। उसे यकीन हुआ कि झांसी की जो रानी थी उनमें इतना बल था। ठीक है। उसके बाद में रानी बड़े कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक गया गिर भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आईं और अंग्रेज यहाँ रानी से पराजित हुए, हार गए। परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीरगति प्राप्त कर ली। उनका जो घोड़ा था यहाँ पर मर गया, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए। आगे क्या है? विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियों रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार बचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। ठीक है, किसने? जनरल स्मिथ ने। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा युद्ध मैदान में उतर गई थीं। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उनके शिकंजे में फंस गई थी। तो अब रानी घिर चुकी हैं। इसके आगे, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि झांसी जैसे तैसे बचते हुए, जो रानी थी वो जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक से उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो यहाँ पर उन्होंने वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिधार चिता, अब उनकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज ही अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी। तो मतलब वो मर चुकी थी क्योंकि चारों तरफ से वो घिर चुकी थी, हमने अभी पहले पढ़ा। तो अब वो परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल थी, 23 ईयर्स की थी सिर्फ वो। इतनी छोटी सी उम्र में यह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। तो इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना सब किया और हमें एक सही मार्ग दिखा गई, हर देशवासी को। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे छुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मतमाती विजय मिटा दे कोलों से चाहे जासी।
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे। लेकिन रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी, चाहे उनका कोई स्मारक न बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। तो इस तरीके से ये पूरी जो कविता है वो यहीं ख़त्म होती है। तो यहाँ पर इतना सब उन्होंने किया और अभी भी वो हम सब के दिल में है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी कविता अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो ये हमारी पूरी कविता थी झांसी की रानी के बारे में, और इसमें उनके पूरे जीवन के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितने कष्ट पाकर भी सिर्फ 30 साल की छोटी सी उम्र में हमें एक सही मार्ग दिखाया। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता इस पूरी पोएम में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसी के साथ हमारी पोएम फिनिश होती है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।